हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर की आखिर जरूरत हमें पड़ क्यों रही है, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर, सबसे पहले ही हमको जान लेना बहुत जरूरी है। देखो, हर बिजनेस अपना एक बैंक में करंट अकाउंट ओपन करता है। क्या ओपन करते हैं हम? बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हैं। जब हम बिजनेस चला रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा एक करंट अकाउंट कहीं ना कहीं बैंक में ओपन होता ही है। और एक टाइम के बाद हम क्या करते हैं, बैंक की पासबुक के साथ अपनी कैश बुक का जो बैंक कॉलम होते हैं उन दोनों को मैच करते हैं। पर होता क्या है, कभी कभी हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम्स की पासबुक के इन दोनों कॉलम्स के साथ मैचिंग नहीं होती, दोनों मैच नहीं करते, डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। कैश बुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग तो हमारे पास मान लो बैंक में जमा है 1 लाख रुपए और हमने अपनी पासबुक देखी और पासबुक के अकॉर्डिंग हमको दिख रहा है कि बैंक में तो 1.5 लाख रुपए जमा है, 1,50,000। मतलब ये 50,000 रुपए बैंक के अंदर फालतू डिपॉजिट कैसे है? तो ये फालतू का जो अमाउंट है, इसको, इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हमें एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। यस, एक टाइम पीरियड पर हम क्या करते हैं, कैश बुक और पासबुक दोनों की मैचिंग करते हैं। दोनों में जो डिफरेंस होते हैं उन डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हम जो स्टेटमेंट रेडी करते हैं दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका कैश बुक वाला चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको कैश बुक वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आता है तो डेफिनेटली ये वाला चैप्टर आप चुटकियों में समझने वाले हैं। तो यहां पर हमारा कैश बुक का जो बैंक कॉलम्स हैं उसको हम यूज करेंगे, पासबुक की बात करेंगे और इन दोनों के बेस पर हम क्या बनाने वाले हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैश बुक के अंदर क्या था हमारे पास। बैंक कॉलम को यूज करना है हमें। डेबिट साइड में हमारा अमाउंट डिपॉजिट होता रहता है और क्रेडिट साइड में हमारा अमाउंट निकलता रहता है, बोले तो माइनस होता रहता है। पासबुक की अगर मैं बात करूं तो आपने बैंक की पासबुक तो देखी ही होगी। इस तरह से बैंक की पासबुक होती है। अगर आप बैंक की पासबुक को ओपन करके देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, डेट मिलने वाली है, पार्टिकुलर्स, अगर आपके नाम से कोई चेक आता है जाता है तो ये यहां पे लिखा मिलेगा। यहां पर आपको डेबिट का कॉलम मिलेगा, ये आपको क्रेडिट का कॉलम मिलेगा और इन दोनों के बिहाफ पर यहां पर ये लोग क्या लिखते रहते हैं, बैलेंस लिखते रहते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये हमारा क्रेडिट का कॉलम है और ये हमारा डेबिट का कॉलम है। जब जब आप कोई अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो वो यहां पर जमा होता रहता है और जब जब आपके अमाउंट कोई बैंक से निकलता है तो वो कहां से निकलता है, डेबिट साइड में। जबकि कैश बुक में हमने क्या देखा, जब भी हमारा अमाउंट डिपॉजिट होता है, जब भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा डेबिट में, और जब जब बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा वो कहां, क्रेडिट में। मतलब कहने का क्या है, जब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो कैश बुक के अकॉर्डिंग वो डेबिट साइड में जाएगा और जबकि पासबुक के अकॉर्डिंग आपका वो क्रेडिट साइड में जाने वाला है। आप कभी भी चेक करके देख सकते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको 5,000 रुपए का चेक दिया और वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई कि 5,000 रुपए का चेक आया, तो आपका डेफिनेटली बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा। आपने कहां लिख दिया होगा, यहां पर, कि मेरा बैंक बैलेंस 5,000 से इंक्रीज हो गया और वही 5,000 रुपए आपके बैंक में भी डिपॉजिट हुए होंगे। तो आप वो चेक कर लेना, आपका वो पैसा यहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी तरह से मान लो आपने किसी कस्टमर को पेमेंट की, आपने किसी को 10,000 रुपए का चेक दिया, ले भाई मेरे बैंक से पैसा निकाल ले। तो जैसे ही आपने उसको चेक दिया, आपने कहां लिख दिया होगा, यहां पर। जब आप चेक करोगे अपनी पासबुक को तो वो चेक की पेमेंट कहां से गई होगी, वो डेबिट साइड से गई होगी। तो मतलब कहने का क्या है, जब जब हम बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम इफेक्ट होते हैं और साथ ही साथ हमारी पासबुक के अंदर भी वो ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हमारे कैश बुक का टोटल और पासबुक का टोटल दोनों मैच नहीं करता। मान लीजिए आपने कैश बुक को बंद किया, कैश बुक को आपने बंद किया मान लो नवंबर के महीने में, नवंबर का महीना खत्म हो गया और आपने कैश बुक को टोटल करके देखा, कैश बुक के बैंक कॉलम का टोटल आ रहा था 1.5 लाख रुपए। आपके हिसाब से तो बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए 1.5 लाख रुपए और जबकि आपने पासबुक को मैच करके देखा, पासबुक के अकॉर्डिंग
बैंक वालों ने ये बताया है कि नवंबर के लास्ट में आपका बैंक में 2 लाख रुपए जमा है, जबकि कैश बुक में कितना था 1.5 लाख, पासबुक के अकॉर्डिंग 2 लाख, मतलब 50,000 रुपए का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। दोनों की आपस में मैच करनी होगी, दोनों की ट्रांजैक्शंस को आपस में देखना होगा कि गड़बड़ कहां पर है, कहां पर हमने कमी की है, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हम अभी तक नहीं लिख पाए। तो इन दोनों को जब आप मैच करोगे, डिफरेंसेस को जब आप क्लियर करोगे, तो आपको एक स्टेटमेंट रेडी करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे रेडी होती है? आपके कैश बुक के बैंक कॉलम्स प्लस पासबुक दोनों की जब आप मैचिंग करते हो, इन दोनों के बिहाफ पर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स, ये डिफरेंस दोनों के कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे रीजन नंबर 1 आपकी बुक में थ्योरी में आप देखेंगे तो रीजन नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मान लीजिए आपने किसी पर्सन को चेक से पेमेंट की है और वो पर्सन बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट लेने के लिए। मान लीजिए आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी कर रहे हो 30 नवंबर को, मतलब 30 नवंबर को आप कैश बुक के बैंक कॉलम्स की और पासबुक की दोनों की मैचिंग कर रहे हो, और मैचिंग करने के टाइम पर आपने देखा कि नवंबर के महीने में आपने किसी को चेक दिया था और वो पर्सन पेमेंट लेने के लिए बैंक में ही नहीं गया अब तक। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। जिस दिन आपने उसको चेक दिया था, मान लो वो चेक कितने का था, 10,000 का था, आपने तो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर 10,000 लिख दिए। आपने तो यही सोचा कि आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, पर आपने जब देखा पासबुक से मैचिंग की तो पासबुक के अंदर 10,000 रुपए कहीं पर लिखे नहीं हुए, क्योंकि अगर 10,000 रुपए कहीं पर लिखे हुए होते तो यहां पर लिखे हुए होते, पर वो तो नहीं लिखे हुए। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, इस 10,000 रुपए को वापिस यहां पर प्लस में लिख देना चाहिए। बट क्योंकि कैश बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, नवंबर का महीना हमारा पूरा हो चुका था, तो कैश बुक के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, कैश बुक के साथ हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, यहां पर कुछ काटा पीटा नहीं कर सकते। तो क्या करें हम, हमारे पास समाधान तो है, क्या सोल्यूशन है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, 10,000 को वापस क्या करना है, बैंक कॉलम के अंदर प्लस करना है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे यहां पर 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम होता है प्लस आइटम्स का, एक होता है माइनस आइटम का। ये आगे जब प्रोसीजर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इस ट्रांजैक्शन के साथ क्या करना है, ये ट्रांजैक्शन आपकी बैंक कॉलम में तो माइनस हो गई, पर यहां पर तो माइनस नहीं हुई, तो आपको क्या करना है, यहां पर वापस रियलिटी में प्लस करना है। तो आप ये प्लस कहां पे करने वाले हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्लस आइटम्स के अंदर आप प्लस कर दोगे। और जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब आप आगे हम बताएंगे बनाएंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है। फिलहाल ये छोटी छोटी बातें जो आपको मैं शॉर्टकट के अंदर बता रहा हूं। सेकेंड आइटम, आपने बैंक में चेक भेजे थे कलेक्शन के लिए। जैसे मान लो कोई कस्टमर आपको 20,000 रुपए का चेक देके गया, आपने वो बैंक में भेज दिए, आपने सोचा कि आपके बैंक के अंदर 20,000 रुपए आ गए, आपने सोचा कि आपके बैंक के अंदर 20,000 रुपए आ गए, जिस दिन आपने चेक भेजे आपने उसी दिन 20,000 रुपए की एंट्री कर दी, ये सोच के कि 20,000 रुपए आपके पास आ गए। पर रियलिटी में क्या हुआ, आपके 20,000 अगर आ गए होते तो यहां पे लिखा होता, पर 20,000 रुपए आपके बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए। रूल्स के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, इस 20,000 को वापिस माइनस कर देना चाहिए। माइनस हम कहां करेंगे, यहां बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की माइनस आइटम्स की ओर। इसी तरह से थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, आपने बैंक में कोई चेक दिया हुआ था कलेक्शन के लिए। मान लो आपने बैंक में 20,000 रुपए के चेक लगाए हुए थे, भी फलाने फलाने कस्टमर से 20,000 रुपए डिपॉजिट करके मेरे बैंक में जमा कर देना। पर बैंक ने जब आपके कस्टमर से पैसे मांगे, उस कस्टमर ने पैसे देने से मना कर दिया, या उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, कुछ भी रीजन लगा लो, आपके पास 20,000 रुपए का चेक आया, आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिए। आपने जब कलेक्शन के लिए भेजे, आपने तो उसी टाइम प्लस कर दिया, पर बैंक ने आपको 30 नवंबर को इंफॉर्मेशन दी कि भाई सामने वाले कस्टमर के अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके पास 20,000 रुपए डिपॉजिट यहां पर नहीं हुए हैं। तो आपको क्या करनी है, इस आइटम को क्या करना होगा, माइनस। अब आप कैश बुक के अंदर तो माइनस कर नहीं सकते, कहां पे करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। इसी तरह से अगर आप फोर्थ ट्रांजैक्शन देखें, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक,
अब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, कहां से पता चलेगा आपको? पासबुक से। बैंक ने आपकी यहां पर क्रेडिट साइड के अंदर इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 500 रुपए या 1000 रुपए, तो वो तो यहां पर डिपॉजिट कर दिया होगा बैंक ने, तो पर आपके तो कैश बुक में आपने लिखा नहीं। अगर कैश बुक में आप 1000 रुपए का इंटरेस्ट दिखाओगे तो कहां दिखाओगे? प्लस आइटम्स में। ये आपको कहां पे दिखाना है अल्टीमेटली? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की प्लस आइटम में, क्योंकि यहां पर आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। इसी तरह से ही इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है किसके ऊपर? ओवरड्राफ्ट के ऊपर। तो जब जब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो आप पासबुक में चेक कर लेना, आपकी डेबिट साइड में शो हो रहा होगा। और इस ट्रांजैक्शन के बारे में आपको पता ही नहीं था। कब पता चला आपको? 30 नवंबर को। तो ये आपका इंटरेस्ट यहां पर माइनस हो चुका है, जिसके बारे में अब आपको पता लगा है। तो ये कहां पे लिखा जाएगा? आपकी माइनस आइटम्स में। आगे इसी तरह से आप देखना, बैंक चार्जेस एंड कमीशन बाय बैंक। बैंक ने आपसे बैंक चार्जेस लिए हैं या कमीशन लिया है? बैंक ने आपसे बैंक के चार्जेस लिए हैं, कमीशन लिया है। कहां से पता चला आपको? पासबुक देखी। बैंक के चार्जेस या बैंक का कमीशन? आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया? आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया? सॉरी, माइनस हो गया। क्योंकि बैंक आपसे जब जब इंटरेस्ट चार्ज करता है या बैंक के चार्जेस लेता है या कोई कमीशन लेता है तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और वो हमको कहां पे दिखाना चाहिए था? बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में, जहां आपका बैलेंस माइनस होता रहता है। अब कैश बुक में तो हम कुछ पंगा नहीं कर सकते, कहां पे लिखेंगे? यहां पर लिख देंगे बैंक के चार्जेस है या बैंक का कमीशन है या बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, वट जो भी है। आगे इसी तरह से देखिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में सीधा पैसे जमा करा दिए, तो ये तो यहां पर जमा हो गए। कस्टमर ने सीधे पैसे जमा करा दिए आपके बैंक के अंदर, हमको तो पता ही नहीं था। हमको पता कब चला? 30 नवंबर को। तब तक हमारी कैश बुक बंद हो चुकी है। तो अगर आप पहले ही पता लगा लेते तो कहां पे लिख देते? यहां लिख देते, प्लस आइटम्स में। तो बट अब हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करनी है, तो आप यहां पे दिखा दो प्लस आइटम्स में। इसी तरह से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने आपकी ओर से कहीं से इंटरेस्ट और डिविडेंड इकट्ठा किया है। कहीं से इंटरेस्ट मिला, कहीं से डिविडेंड मिला, तो पासबुक के अंदर आपके पास इंटरेस्ट इकट्ठा हो चुका है और कहीं से डिविडेंड आ चुका है। आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो चुका है। अगर आपको पहले ही पता लग जाता तो आप कहां लिख देते? यहां पर प्लस आइटम्स में। बट कैश बुक तो बंद हो चुकी है, तो अब आपको कहां लिखना होगा? यहां पर इंटरेस्ट आपके पास आया या आपके पास डिविडेंड आया, तो दोनों को प्लस आइटम्स में ही लिखना है। आगे है डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। बैंक को हमने बोल रखा है, मान लो कि हर महीने मेरी LIC की पेमेंट कर दिया कर, या बैंक की तरफ से कोई पेमेंट, या बिजनेस की तरफ से कोई पेमेंट कर दिया कर, या मेरी किसी गाड़ी का इंश्योरेंस है उसकी पेमेंट कर दिया कर। तो बैंक क्या करता है? हर महीने मेरी तरफ से पेमेंट कर देता है। और जब जब पेमेंट जाती होगी तो बैंक क्या करता रहता होगा? डेबिट डेबिट डेबिट। और वही अमाउंट मुझे भी क्या करना होता होगा? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। बट ये इंफॉर्मेशन मुझे पहले तो नहीं मिली, तो अब पता चला है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करोगे? यहां पे लिख दो जो भी चार्जेस बैंक ने पे किए हैं आपकी ओर से, वो आपको माइनस आइटम्स में शो करना है। आगे देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी पर्सन को चेक दिया है और वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। आपने किसी को चेक दिया है पेमेंट करने के लिए, आप उसको वैसे कहां लिखते हैं? यहां लिखते हैं। आपने लिखा ही नहीं, आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, जबकि बंदा पेमेंट तो यहां से लेके चला गया होगा। पासबुक के अंदर तो शो हो ही रहा है कि उस बंदे ने आपसे पेमेंट रिसीव कर ली, बट आप कैश बुक में लिखना भूल गए। ओमिटेड, ओमिशन की एरर है, आप भूल गए हो, कैश बुक में लिखना भूल गए हो। तो ये एरर आपको अब पता चली है। तो जब आप BRS रेडी करोगे तो यहां पे आप माइनस आइटम्स में इसको शो कर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बैंक में डिपॉजिट कराया चेक, जैसे 20,000 रुपए का चेक डिपॉजिट कराया था ना, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपने बैंक में 20,000 रुपए का चेक डिपॉजिट कराया, बैंक में तो जमा हो गए, बट आप कैश बुक में एंट्री करना ही भूल गए 20,000 रुपए की। तो अल्टीमेटली आपका कैश बुक का बैंक कॉलम 20,000 रुपए से एक्स्ट्रा
होना चाहिए था, तो आपको अब पता चला है तो यहां पर लिख दो, प्लस आइटम्स में लिख दो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैश बुक की टोटलिंग के अंदर भी एरर्स आ जाती हैं। कैश बुक की टोटलिंग हम गड़बड़ी करते हैं, प्लस माइनस ज्यादा हो गया तो वो हम वैसे ही वहां पर भी एडजस्ट कर देते हैं बीआरएस के अंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है, बैंक ने गलती से इंटरेस्ट हमको 2 बार दे दिया या कोई चार्जेस 2 बार चार्ज कर लिए, तो पासबुक के साथ भी हम पंगा नहीं कर सकते। पासबुक को देख कर ही हमको बीआरएस में वैसे ही सेटिंग करनी पड़ती है। मान लो बैंक ने इंटरेस्ट 2 बार चार्ज कर लिया, तो एक बार चार्ज तो मैंने लिख लिया होगा, तो दूसरी बार वाला जो चार्ज जो बैंक ने गलती से लिख दिया, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस में लिख दूंगा। मैं भी वैसी ही ट्रांजैक्शन बीआरएस में कर दूंगा। इससे क्या होने वाला है, लास्ट में हमारा जो यहां पर बैलेंस आएगा वो हमारा बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम्स की पासबुक के साथ मैचिंग कर रहे हैं। बैलेंस में अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस के काफी सारे रीजन हैं जो मैंने आपको बता दिए। किसी को चेक दिया, किसी से चेक लिया, कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, हमने किसी से कमीशन लिया, बैंक को मैंने पेमेंट करने के लिए बोला हुआ है, मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये सारी की सारी एरर्स होती हैं, ये सारी की सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हमको पता चलती हैं पासबुक और कैश बुक के बैंक कॉलम्स की मैचिंग करने से। उन दोनों के डिफरेंस को क्लियर करने का काम हम कहां पे करते हैं, बीआरएस के अंदर करते हैं, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो से और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलता हूं जल्दी से मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।